हाँ जी, कहाँ थे कल हम? क्वेश्चन नंबर 1.8 किया था हमने। दिखाओ 1.9 क्या कह रहा है। डोंट मेक नॉइज। एक सिस्टम दिया है 2 चार्जेस का, चार्जेस दिए हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और -2.5 10 की पावर -7 कूलाम, मतलब डाइपोल है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, टोटल चार्ज और डाइपोल मोमेंट बताना है। चलिए हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ बाद में, क्लास के बाद पकड़ना बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.9। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, एक्स वाई। कोई कसम खा रखी है कि यही एक्स होगा, यही वाई होगा, यही जेड होगा? कुछ भी चलेगा। इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड कह दूं, कोई दिक्कत? बेसिकली हॉरिजॉन्टल बनाने में हैबिट पड़ी होती है, ज़्यादा बेटर समझ में आता है, इसलिए करने को हम वहाँ भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है क्यू ए और क्यू बी, दोनों की वैल्यू हमें दी गई है। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस माइनस 2.5 10 की पावर -7 कूलाम। क्यू ए का कोऑर्डिनेट बताना, -15 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं रखा है हमारा क्यू ए और यहां कहीं रखा है हमारा ये 15 और ये भी 15। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, यानी कि सेंटर से यहां तक का सेपरेशन और यहां तक का खत्म। चाहिए क्या? डाइपोल टोटल चार्ज, डाइपोल पे हमेशा 0 होता है। हमसे पूछा क्यू टोटल। कंफ्यूज मत होना, चार्ज कभी मैं कैपिटल कभी स्मॉल बना देता हूं। टोटल कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया? डाइपोल पे हमेशा ही 0 होता है। दूसरा क्या पूछा है? कोई नहीं बोलेगा, इससे पूछूंगा, केवल वो बताए। जिया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? अगर तुम सिंसियर हो जाओ तो तुम्हें ऐसे दीवारें ना देखनी पड़े और सोचना ना पड़े। समझ रहे हो? सिचुएशन ऐसी है कि जैसे नाम पूछो बहुत जल्दी आएगा, फादर्स नेम पूछो बहुत जल्दी आएगा, ग्रैंडफादर नेम बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद एक एक जनरेशन जैसे जैसे पीछे होती जा रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा। 3-4 जनरेशन के बाद नाम ही नहीं आएगा। तो ऐसी हालत तुम्हारी हो जाती है हर उस टॉपिक में जो 15 दिन पहले पढ़ा है। अभी तुमसे पूछे फादर्स नेम बहुत जल्दी बता दोगे, ग्रैंडफादर का 1 सेकंड बाद बता दोगे, ग्रैंडफादर के फादर का सोचना पड़ेगा, और उनके फादर का शायद पता हो शायद ना पता हो। समझ रहे हो बात को? ऐसी सी सिचुएशन हो जाती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब पढ़ने का टाइम है तो आपको स्टोरी आ जाती है, अटेंटिवनेस नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। दिखाने के लिए डेडिकेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है? डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए। पे अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक। कितने लोग बता सकते हैं? तुम बताओ। टोटल चार्ज इनटू टोटल लेंथ। आइदर चार्ज इनटू टोटल लेंथ, नॉट टोटल चार्ज। डाइपोल मोमेंट मैंने जब पढ़ाया था तब भी कहा था, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? याद रखिएगा, आइदर चार्ज इनटू टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल। आइदर मतलब कोई सा भी एक ले लो। टोटल लेंथ 12, ये कितना है? 2.5 10 की पावर -7। टोटल लेंथ
मतलब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन यहां से लेके यहां तक का, इधर 15 इधर 15, टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2, तो ये कितना हो गया 75 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, या फिर 7.5 इंटू 10 की पावर, चेक करिए। अरे आंसर चेक कर लो, यही है, नोट कर लीजिए भाई। हो गया सबका? अच्छा जी, हट जाते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, दिक्कत हो रही होगी, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ज़्यादा का फायदा। समझ आया? किसी को कोई डाउट? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बकवास सा, कोई ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। हो गया बच्चों, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10, हमें क्या दिया है? डाइपोल मोमेंट दिया है शायद, कितना 4 इंटू 10 की पावर कूलाम मीटर। एंगल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10 की पावर, शाबाश। कुशाग्र, इसकी दूसरी यूनिट बताइए। हाँ, हाँ भाई काजल, दूसरी यूनिट बताइए इसकी। शर्म आनी चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। पूछा गया है, 1 नंबर में आया है क्वेश्चन, बार बार याद दिलाता रहता हूं। हमें बताना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। समझ गया, बस समझ गया। यही होता है, यही कहना चाह रहे हो? मैं समझ गया। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना टाइम पास हो रहा है। साइन 30 की वैल्यू, थीटा इज 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 5 4 20, 20/2 10, 10 इंटू 10 की पावर -5, क्या आएगा? न्यूटन मीटर, या फिर 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। यही आंसर? समझ आया? नोट करिए बहुत जल्दी।
क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्रीशियस क्वेश्चन नहीं है ये। इन क्वेश्चन का पर्पस है फॉर्मूला का रिवीजन, वैसे ही कर लो। क्वेश्चन थोड़ी ना बकवास चल रही है ये। वैल्यू रखनी, आंसर निकालो, दिमाग लगाने वाला तो है ही नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11, पॉलीथीन का एक पीस है, उसको रब कर दिया किसके साथ, वूल के साथ, और ऐसा करने पे ये देखा गया कि उस पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज आ गया, नेगेटिव नेचर का। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ये बताना है, और क्या कोई मास भी ट्रांसफ़र हुआ ये बताना है ना। पॉलीथीन का पीस रब किया गया वूल के साथ, और पॉलीथीन के पीस पे चार्ज मिला में नेगेटिव नेचर का। देखिए 1 पॉइंट कौन सा है, 11 चार्ज दे दिया ना, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना। 3 × 10 की पावर कितना, -7 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये बताना है, किससे किस पे हुए हैं। ये चार्ज किस पे है, ऑन किस पे है भाई ये, अब तो पता ही चल गया, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन आया मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो इसके ऊपर नेगेटिव है, पॉलीथीन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन किससे किस पर ट्रांसफर हुए हैं, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब कितने हुए हैं उसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q = ±NE। N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q की वैल्यू -3 × 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻। सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, ये अगर 3.2 होता तो 2 से जाता, 3.2 से थोड़ा सा कम है तो 1.9 1.8 ऐसे कुछ आएगा, तो 1.8, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, समझ रहे बात को। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ध्यान रखना। N कैसा आया, पॉजिटिव। N पॉजिटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेप्चुअली तो नेचर से पता चल रहा है चार्ज के, मैथमेटिकली ऐसे पता चल रहा है। N अगर नेगेटिव आया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। N पॉजिटिव है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। N नेगेटिव है तो चार्ज कैसा होगा, चार्ज किससे किस पे ट्रांसफर हुआ है, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉलीथीन को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, तो इलेक्ट्रॉन गए हैं कहां से कहां, वूल से पॉलीथीन। नोट करिए, समझ आया। देखा ना किताब, हो गया बेटा। इसी के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है। कनिष्का यहाँ से दूसरे रूम में चली गई। कनिष्का एक स्टूडेंट है मेरी जो इस रूम से दूसरे रूम में चली गई।
कनिष्का का मास लेट अस सपोज 40 kg, तो ये 40 kg का जो मास है वो यहाँ छोड़ के जाएगी या लेके जाएगी? पक्का? सोच लो कभी छोड़ के जाती हो तो इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे तो अपना मास लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे? बात खत्म। तो यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी ट्रांसफर होगा। यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। अब कितना होगा निकाल लेते हैं भाई। एक पेंसिल 2 ग्राम की, तो 4 पेंसिल 8 ग्राम। मास ट्रांसफर कितना हुआ? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। समझ गए? अरे भाई कौन बताएगा? अदम्य। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मत पढ़ो जाहिलो, गंवारो। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। मैंने बहुत कुछ सिखाया बेटा, अभी पता क्या आ रहा है। आ गया 16.2 के आसपास, 0.2 0.3। 10 की पावर कितना हो गया? क्या ये मास है? इसको मैं ऐसे लिख दूं 0 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 समथिंग करके ऐसे 19 भाई 10 की पावर -19 है। तो क्या ये कंसिडरेबल वैल्यू होगी? तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास बट नेग्लिजिबल। ये ध्यान रखना, बहुत थोड़ा, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल ट्रांसफर हुआ है बेटा। ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ऐसा है, बता दूं स्टार्टिंग में ही, ये तो टाइम पास कर रहा हूँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत से बच्चे होते हैं, शौक होता है एनसीईआरटी नहीं कराई सर ने, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई सर ने। पढ़ लो, मेरा क्या जा रहा, पूरा साल पढ़ा, इतना समय 4 बार सिलेबस आराम से हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आते, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं 2, 4, 5%। समझ रहे हो भाई? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और एक्सपीरियंस छोटा मोटा भी नहीं है ना? तो वो जो खुद नहीं पता कितने साल हो गए। केमिस्ट्री डिट्टो एनसीईआरटी आएगी, वर्ड बाय वर्ड आएगी, बोर्ड में भी आएगी, नीट में भी आएगी, जेईई मेंस में भी आएगी। एनसीईआरटी आएगी तो क्वेश्चन आएगा, तो सीट आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है? फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं आएगी, है? बोर्ड में भी नहीं आएगी, जेईई में भी नहीं आएगी। वो हम बताएं कहाँ से आएगा? जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर लेंगे वो आएगा, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बुक्स रेकमेंड कर देंगे, वो आएगा। समझ रहे हो? फिर ये क्यों? बहुत सी बार होता है, इतने सालों में सब कुछ पढ़ा दिया। अब ऐसा है ना, हर साल स्टूडेंट तो हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है? तो वो बेचारा नर्वस सा रहता है, उसे तो नहीं पता टीचर ने क्या करा दिया, एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा। सर एनसीईआरटी नहीं कराई, सर क्या करूं, सर कर लूं। मैंने कर ले भाई, ठीक है? तो करा देते हैं। बाकी ऐसा है, एनसीईआरटी बेकार किताब नहीं है, उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन समझने की चीज़ है। समझने की चीज़ क्या है कि भाई 2 पार्ट्स में डिवाइडेड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल है,
आपको फिजिक्स वाकई सीखनी है, बहुत अच्छी बुक है। इवन एक रिफ्रेशर एक ऑथर लिखता है, एनसीईआरटी को 12-13 लोगों की टीम मिलकर लिखती है, और वो भी सारे के सारे अपने अपने कॉलेजेस के डिपार्टमेंट के HODs रहते हैं। तो छोटी मोटी किताब नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए बनाई गई है। समझ रहे हो बात को? एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बिफोर एडिशनल, एक आफ्टर एडिशनल। बिफोर एडिशनल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो इतने लल्लू छाप तो बैठे नहीं पेपर सेटर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। वो जमाने गए, पूछे जाते थे कभी किसी जमाने में, अब वो जमाने गए। ट्रेंड बदलता रहता है, पैटर्न बदलता रहता है, हर 2-4 साल में बदल जाता है। कभी हॉट्स डाल देते हैं, कभी MCQ डाल देते हैं, कभी असर्शन रीजन डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। पहले आता था डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरी बात का मीनिंग समझना, हमें बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए जेई के लिए, नीट के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से। एक पार्टिकल यूं A से B पे गया, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके A से B पे गया। सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस R, तो डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस πr, डिस्प्लेसमेंट 2r। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन 70s का, IIT 83 का है। I don't want to say any negative statement regarding any of the person, लेकिन यार ऐसा है, बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कल को हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं और हो जाएंगे, कल को आप भी हमारी रेस्पेक्ट ना करो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 80s वाले कहते हैं मैंने अपने टाइम पे एम्स में 3rd रैंक निकाली। मैंने कहा अच्छा सर, अप्रिशिएबल, लेकिन अब मैं तो टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना क्या पूछा गया था। एक ब्रिगेडियर साहब मिले, मेरी IIT में 13th रैंक आई थी 70s में, लेकिन मैंने आर्मी चूज की। मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो पता है ना 70s में क्या पूछा जाता था। मैंने कहा सर बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लात मार के आप आर्मी चूज किया आपने। समझ रहे हो बात को? जो फर्स्ट रैंकर था अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज का पेपर दे दो क्वालिफाई हो जाए, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो बात को? मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स बदल गई, केमिस्ट्री बदल गई, फिजिक्स वही है जो 50 साल पहले डिस्कवर हुई थी, 100 साल पहले डिस्कवर हुई थी, वही उन्होंने पढ़ी, वही तुमने पढ़ी। लेकिन क्वेश्चन पेपर बदल गया, क्वेश्चन पेपर का लेवल बदल गया। अब वो नहीं पूछा जाता जो 20 साल पहले, 30 साल पहले पूछा जाता था। इनफैक्ट 30 साल पहले तो पूछा नहीं जाता था, सबसे पहले 78 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन 9th क्लास का बच्चा कर देगा यार। सो इट डज इट मीन दैट कि वो 9th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है, इज ही और शी डिजर्व टू बी गेट एडमिटेड इन दी IITs? 12th मत कराओ, सीधा एडमिशन करा दो उसका। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये तो तुम्हारा शौक पूरा करवा रहा हूं मैं, लेकिन पेपर यहां से नहीं आता। डिफरेंस बताता हूं। अब से 20 साल पहले कौन, ऐसा नहीं है कुछ नया रिसर्च हो गया कि मैं बहुत रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने कुछ नया निकाल दिया। भैया किताबें पढ़ी है, वही पहले था वही आज है, कॉन्सेप्ट नहीं बदले। छोटी सी चीज, कुछ टाइम बाद मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाऊंगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब घुसेगा, अगर परपेंडिकुलरली जाएगा तो सर्कल में घूमेगा। आज बता रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा डिटेल में। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि वो क्या पाथ फॉलो करेगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा। अगर वो 0 डिग्री पे गया तो स्ट्रेट लाइन जाता है, सीधा निकल जाता है। 90 डिग्री पे गया तो सर्कल में घूम जाता है। 180 पे गया तो भी स्ट्रेट लाइन में जाता है। लेकिन 0 से 90 के बीच में गया ना, तो वो हेलिक्स में जाता है, यूं घूमता हुआ। ठीक है? अब से 20 साल पहले फिजिक्स बहुत टफ थी। वहां यह पूछा जाता था कि 90 डिग्री पे जाएगा तो कैसा पाथ होगा, सर्कल। बहुत पढ़ाई करी बच्चे ने। अब फिर यह पूछा जाने लगा 0 से 90 के बीच में जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिक्स। बहुत पढ़ाई करी बच्चे ने। अब ये पूछा जाता है जब हेलिक्स में जाएगा तो एक सर्कल कवर करने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। ये 20 साल वाले टॉपर ने पढ़ा भी ना होगा। ये डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला।
समझ रहे हो लॉजिक? तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कब कौन से स्टेटमेंट को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए पता नहीं चलता है ना। तो इसलिए किसी के बारे में कभी कुछ बोलना चाहिए। मैं किसी के बारे में बोल भी ना, मैं तो पेपर के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात। बाकी जो हम कर रहे हैं ये जस्ट टाइम पास हो रहा है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में दूंगा वो इम्पॉर्टेंट है, बुक रिकमेंड कर दूंगा वो इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है लेकिन पेपर नहीं लगेगा। नीट वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, पूरा पेपर बायो का एनसीईआरटी से आएगा, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से आएगा। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार फिजिक्स वाले सर एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रहे? भैया तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब एनसीईआरटी गा रहे हैं, वो बायो केमिस्ट्री में गा रहे हैं। अब तुम्हें ज़्यादा पता है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स वाले सर को ज़्यादा पता है। ऑब्वियस है फिजिक्स वाले सर को पता, तो उन्हें पता है ना एनसीईआरटी में से नहीं आएगा, इसलिए नहीं करा रहे। लेकिन समय है तो करा रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो करते रहो, मनोरंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो आना है मैं बता दूंगा। दूसरी चीज़, एक थीम पकड़ के चलो। थीम क्या है? थीम ये है भाई कि अगर कॉन्सेप्ट आया तो 2 सवाल करने पे भी आया, और नहीं आया तो 50,000 सवाल कर लो तब भी नहीं आया। अगर आपको पता है रिंग के एक्सिस पे फील्ड KQ x/r² + x² की पावर 3/2 होता है, तो अब 10 सवाल कर लो, इस पे 10,000 कर लो, आंसर तो आना ही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक बार तुक्के में आंसर आ गया, एक बार नहीं आया, एक बार आ गया, एक बार नहीं आया, खेल चलता रहेगा, समझ रहे हो? तो जो कुछ स्टोरी सुनाई है उसमें जो की पॉइंट्स बताए हैं उसको ग्रैब कर लो। एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, अभी स्टार्टिंग है सेशन की, कोई लेट नहीं हुआ, कोई इश्यूज नहीं है। इवन अभी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि 4 बार आराम से तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना ढीले पड़ जाओ कि सर तो अभी कह रहे हैं बहुत टाइम है, 4 बार आराम से रिवाइज करवा सकते हैं, तो आराम से पढ़ लेंगे, तब 4थी बार कराएंगे। लेकिन सिलेक्शन तब होता है किसी भी एग्जाम में। पहले ही बता दूं, एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? कहता है एकेडमिक क्यों, कभी कहता नहीं मैं नीट जेईई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ा रहा, जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बिहाफ पे आराम से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन तब होता है जब आपके मिनिमम 7 से 8 रिवीजन हो चुके होते हैं, समझ रहे हो? टाइम 4 रिवीजन का है, मैंने कहा 4 बार करा दूंगा, लेकिन सिलेक्शन तो तब होगा जब रिवीजन हो जाएंगे 7 से 8। तो 7 से 8 तो मैं भी ना करवा पाऊंगा, वो तुम्हें करने पड़ेंगे। वो कब होंगे? जब डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहोगे, समझ रहे हो? लगे रहो, करते रहो, चीज़ें कंठस्थ कर लो। और बहुत सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं, बहुत इजीली हो जाती है, थोड़ा दिमाग थोड़ा फार्मूला काम हो जाता है। लेकिन फार्मूले याद नहीं होंगे तो फंसोगे, नपोगे फिर, समझ गए बात को? तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डली 2 दिन लगते मेरे को कराने में। अभी भी इतनी देर में मैंने लेक्चर सुनाया, इतनी देर में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कर लेते हैं, आजकल में इसको फिनिश कर लेते हैं। अभी एक बार बैकअप लगाऊंगा पूरे चैप्टर का, फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा, फिर अगला शुरू करूंगा। अब तुम कहोगे जी यूटी आने वाले हैं, यूटी से पहले तुम्हारा जितना आएगा उतना भी करा दूंगा। ओवरऑल कई बार बोल चुका है, हेडेक मेरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन तुमसे ये भी नहीं कह रहा घर जाके पढ़ो। लेकिन यहाँ आकर के बर्थडे की ट्रीट तो मत मांगो, यहाँ आकर के जो बता रहा हूँ उसको अटेंटिवली सुन तो लो, समझ रहे हो बात को? भाई 1 घंटे के लिए आ रहे हो ना मेरे पास, 1 घंटे तो अटेंटिवली बैठ जाओ, उतना ही तो कह रहा हूँ भाई। और इतने बड़े डफर मत बनो कि एक चीज़ एक इंसान से एक बार पूछ ली, ठीक है? अब दोस्त बना कोई नया तुम्हारा, उससे नाम पूछा, डेली जाके पूछते हो भाई तेरा नाम क्या है? तीसरे दिन चाटा ऐसा मारेगा कान घूम जाएगा। भाई तू दोस्त इंसान के लायक नहीं है, तेरे को नाम तक याद नहीं, तू दोस्ती करेगा, समझ रहे बात को? तो ऐसी सिचुएशन तुम्हारी है। तुमसे आज पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r², अगले दिन फिर आप पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सर छत पे लिखवाया था, छत पे लिखा तो नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मैंने कह दिया KQ/r², ठीक है सर अब याद रहेगा। अगले दिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सर कल आपने कुछ बताया था, मुझे याद भी था, याद आ भी रहा है, बस 1 मिनट रुक जाओ, सर भूल गया, एक बार और बता दो। तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? अपने पिताजी का नाम भूलते हो, माताजी का नाम भूलते हो, भाई बहन का नाम भूलते हो। अब भाई ये भी तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, ये भी याद कर लो यार।
1.11 हो गया, कहानी खत्म 1.11 की। 1.12 पढ़ना एक बार, क्या कह रहा है? दो चार्ज स्फीयर है, 50 सेंटीमीटर रेडियस है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम चार्ज है, फोर्स बतानी है, यही है। कोई बात नहीं, सबका तो नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका करवा दे। नंबर बोलो, 1.12 है क्या? देखो दो स्फीयर है भाई, इस पे चार्ज 6.5 10 की पावर -7 कूलम, इस पे चार्ज 6.5 10 की पावर -7 कूलम। डिस्टेंस कितना है? सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। फोर्स बतानी है, कूलम लॉ लगाना है, काम खत्म। 1 सेकेंड दिशा, फोर्स का फॉर्मूला, बात खत्म। K Q1 Q2 बाय 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 इंटू 10 की पावर 6.5 इंटू 10 की पावर, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, 50 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। भाई स्क्वायर था ना, तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब सॉल्व भी तो करना है। और एक और, अभी पूरे साल पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, फिजिक्स की भी बताऊंगा और भी बताऊंगा। आज एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सोच के आप सोचो सर तो हिंदी मीडियम से पढ़े। हिंदी मीडियम से पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, ठीक है ना। कोई काम की बात सिखाए ना, वो कहते हैं कि गधे को नमक दिया, गधा कह रहा मेरी आँख फोड़ रहा, वो वाली बात हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन जो आप करते हैं ना टेबल पढ़ के, लेंदी हो जाती है। अगर आप इसको हिंदी में ऑप्ट कर लेंगे कैलकुलेटिव वाला पार्ट, तो जल्दी हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ये मेरा सजेशन है, ठीक है। अब ऐसा ना लगे कि हमारा मास्टर तो जाहिल है, हिंदी मीडियम का गंवार है, इसलिए हिंदी सजेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है भैया, है ना। 4वीं 5वीं क्लास तक हम भी स्कूल गए, ठीक है। 13 पंजे 65। अभी कहा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आ जाओ। अभी सोच रहे पता नहीं क्या कह दिया गुरुजी ने। अबे 13 पंजे 65, ठीक है। तो क्या हो गया? समझ में आई बात, नहीं आई? फिर हो गया 1.3 आएगा ना, तो या ऐसे नहीं आ रहा तो मैं तो कह रहा हूँ और सिंपल कर लो। 2 अभी स्टार्टिंग फेज है। आप लोगों ने 11वीं का कराया नास, मुझे पता है, हर साल करते हैं बच्चे, तुम अनोखे नहीं हो, तुम सब ने कराया, हर साल करते हैं बच्चे। तो मैं तो कह रहा हूँ जब जागो तब सवेरा, जब कैलकुलेशन सीख लो, जब फॉर्मूले सीख लो, तब स्टार्टिंग है। तो अगर शुरू में फंसने का डर लग रहा है तो आराम आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 10 की पावर -7, 6.5 10 की पावर, ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.5 भी लिख सकता हूँ इसको, और 15 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, जो अच्छा लगे वो लिखो। ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लो, कलेश खत्म। 13 पंजे 65, अब तो ठीक है। तेरह का स्क्वायर 9 इंटू 169, ऊपर क्या बचा? 7 और 7 14, नेगेटिव के 9, पॉजिटिव का कितना बचा? इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 10 होता तो 1690 होता। समझ रहे हो बात को? कितना आएगा? समझ गए बात? समझदार हो यार, इतनी उम्र में समझदारी आई जाती है। वैसे क्या लिख सकता हूँ? 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन, यही आंसर है क्या? समझ में आया क्या? नोट करो फटाफट से। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। पहला पार्ट था इसका, पहला पार्ट था क्या? ए और बी करके दिया हुआ है, नोट करो बहुत जल्दी।
हो गया भाई? सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फोर्स कितनी हो जाएगी अगर चार्ज को डबल कर दें। हर एक स्फीयर का चार्ज कैसा कर दें और डिस्टेंस आधा कर दें। तो भाई इसको अगर ऐसे लिखूं तो कोई आपत्ति है क्या? कोई ऑब्जेक्शन? चार्ज को तो कर दिया बेटा डबल, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, और डिस्टेंस को कर दिया आधा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा चलता है। यहां 1/2 करा तो यार 2 टाइम्स हो जाएगा और पावर के साथ हो जाएगा। तो इसकी वजह से 4 टाइम्स और इसकी वजह से 4 टाइम्स, टोटल कितना हो गया 16 टाइम्स। नई फोर्स पुराने वाली की 16 टाइम्स हो गई। बात समझ में आई? किसको नहीं आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपोर्शनैलिटी। बेटा F इज इक्वल टू एम ए, मन में लड्डू फूटा। चलो M को डबल कर दूं तो फोर्स कितनी हो जाएगी यार? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो जितना पड़ेगा। कोई बात नहीं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख दूं, कोई दिक्कत? 2 की जगह इसको 2 टाइम्स कर दूं, मतलब 4 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको 2 टाइम करने का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 12। इसको डबल करा तो डबल हुआ नहीं हुआ? मास को डबल कर दूं तो फोर्स डबल होगी नहीं होगी? P इज इक्वल टू mv, स्पीड डबल कर दी या वेलोसिटी डबल कर दी तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी, मोमेंटम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 4 टाइम्स कर दी, मोमेंटम कितना हो जाएगा? बत्ती जली? जली? यही काम पावर के साथ करना होता है। तो यहां पावर कितनी है 2, तो इधर 2 टाइम्स हुआ तो इधर 2 की पावर 2 टाइम्स होगा। इसको कर दिया आधा, तो इनवर्सली ये ऊपर नीचे आ रहे हैं तो उल्टा चलेगा। इस ये 1/2 करा तो वो 2/1 हो जाएगा, लेकिन पावर के साथ हो जाएगा। तो इसकी वजह से 4 टाइम्स, इसकी वजह से 4 टाइम्स, टोटल कितना हो गया 16 टाइम्स। पुरानी फोर्स कितनी थी 1.5 इंटू 10 की पावर, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 24। सर 24 मैं 70s वाला ना हूं। 0.24 न्यूटन आंसर है क्या? 0.24 न्यूटन आंसर है क्या? नोट करिए। अच्छा, गलती किसी की नहीं है। आज के टाइम पे लेवल अप हो गया ना एग्जाम का, तो आपको रिसोर्सेज कितनी मिल गई। इवन मुझे अपने टाइम का याद है, इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है। जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस टाइम पे इंटरनेट आया था, उसके आसपास देखना मेरा इंटरनेट कोई चीज़ होती है। फ़ोन नहीं होते थे, कीपैड वाले फ़ोन स्टार्ट हुए थे। 16 रुपये आउटगोइंग, 12 रुपये इनकमिंग कॉल थी। तो फ़ोन के बारे में सोचना बहुत है ना, बड़ा ड्रीम हो जाता था। हाँ, उस टाइप के 16 और 12 रुपये। तो बुक्स लिमिटेड होती थी, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी,
तो एक आज के टाइम पे ये भी है, थैंक्स टू अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। प्लस में बुक्स के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, तो आपके टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ये आ गया, आंसर चेक कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइए दिखाइए। क्या है, पॉइंट कौन सा था, 1.13। पिछले वाले क्वेश्चन में साइज आइडेंटिकल है, तीसरा स्फीयर लेके आए लेकिन न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में, फिर सेकंड के कांटेक्ट में, फाइनली हटा दिया, तो नई फोर्स ऑफ रिपल्सन कितनी होगी। देखिए भाई 1.12 की बात कर रहे हैं, 13 सॉरी, हो जाता है इस पे बेटा Q, इस पे Q, ठीक है, और एक तीसरा है इस पे Q 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, न्यूट्रल है, A B C। इन दोनों को टच किया, साइज आइडेंटिकल होने की वजह से ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे, ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इस पे कितना बचा करीब पे, इसको कितना मिला, इस पे कितना है, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। अब इसको ये A, ये B, ये C। अब थर्ड सिचुएशन, इसको इसके साथ टच किया तो A पे तो जितना था उतना ही रहेगा, B पे बावलों दारू गांजा एक साथ नहीं पीते, टोटल का आधा आधा होगा, एक और आधा, डेढ़ का आधा, 3/4। थोड़ा पानी मिला लिया करो, हाँ मजे मजे में नाश हो रहा। चलिए, तो यहाँ पे पुरानी फोर्स कितनी थी, ये थी क्या, यही थी। अब नई क्या हो जाएगी, K 2 4 जा 8, पुराने वाली की 3/8 टाइम्स हो गई क्या, काम खत्म हो गया। नई फोर्स पंद्रह दिए 45, 4.5/8, देखियो कितना आएगा भाई, 0.5। अगर ये 4 होता तो 0.5 आता, 4 से ज़्यादा है तो 0.5 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। एग्जैक्ट देख लो, ज़्यादा मजे मत ले करो, बस सॉल्व कर लो। 0.57 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, 5.7। समझ आया, छाप लो। दिखाई लाली, अगला क्या, थोड़ी सी जगह दे दे। अरे भैया रे, ठीक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, लेवल अप हुआ थोड़ा सा। अब थोड़े क्वेश्चन ठीक हैं, 14 से 24 तक, हाँ थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। हो गया भाई,
रब कर दें? अच्छा भैया, नंबर क्या है? 1.14 है क्या? रब कर दे? ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नीचे वाली पे नेगेटिव। पार्टिकल भेज दिए, देखिए शक्ल देखिए एक बार पार्टिकल्स की। 1 और 2 ऊपर गए, 3 नीचे गया। 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 नीचे। ये सीधा सीधा तो नहीं गए, मुड़ गए रास्ते से। हालांकि मैंने तिरछा बना दिया, यहाँ से सीधा, फिर धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये जितना अपने रास्ते से मुड़ गया, इतना मुड़ गया ना, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको समझना जरूरी है, बाकी तो चेक कर लेंगे। नेचर पूछा, नेचर तो बड़ा सिंपल भाई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो कैसा होगा, और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो कैसा होगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है इसके आगे का। स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा है ये समझना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, कितने लोगों को पता है? बहुत बढ़िया। चार्ज और मास के रेशो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। देखिए, डिफ्लेक्शन निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या कहती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? क्या y डायरेक्शन पे हो रहा है? तो इसको y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर कह दूं। कोई दिक्कत? शुरू में जितनी वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में थी, क्या y पे थी? तो क्या uy की वैल्यू 0 कह दूं? तो y की वैल्यू हाफ AT स्क्वायर हो गई, है ना? एक्सीलरेशन देखिए, अब एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है क्या? फोर्स को क्यू ही लिख दूं क्या? तो y क्या हो गया? ये होगा क्या? होगा या नहीं होगा? मैं नींद आ रही तुम्हें तो यार, हम सुबह से पढ़ा रहे तब भी। अच्छा तुम पढ़, समझ आया? तो ये जो y है यही तो डिफ्लेक्शन है, और ये q बाय m पे डिपेंड करता है क्या? y को डिफ्लेक्शन कह दूं तो मैं लिख सकता हूं डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। तो भाई हमसे पूछा क्या है कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, तो देखो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसी का तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है। देखो किसका, डायग्राम में ध्यान से देखो, मैंने तो कॉपी किया है। सबसे ज्यादा डेविएशन डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है? कौन मुड़ा? थर्ड। तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? चेक करो आंसर। यहां से लेवल अप हुआ थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, इवन इन बोर्ड एग्जाम, इवन इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आंसर तो बता था पर रीजनिंग नहीं। रीजन मिल गया अब? यस। छाप लो भाई। कितने हो गए? 14 हो गए। कल ख़त्म कर देंगे इसको। आज के लिए काफ़ी है। रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।